गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक से 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। मेयर कराची की फराहम करदा मंसूबों की फहरिस्त भी भेज दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कराची के लिए फौरी फंड्स जारी करने की अपील करते हुए ये खत लिखा है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान रजी, अब कोई रकम का भी जिक्र है इस खत में? देखिए, ये काफी दिनों से मामला चल रहा था और गवर्नर सिंध ने पेशकश की थी मेयर कराची को कि अगर वो कोई फहरिस्त बनाकर दें और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक, तो वो वजीर आजम से और वफाकी हुकूमत से इस सिलसिले में बात करेंगे। जिसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक गवर्नर सिंध को खत लिखा था जिसमें उनसे 100 अरब रुपए की डिमांड की गई थी कि गवर्नर सिंध अपना किरदार अदा करें और वफाकी हुकूमत से 100 अरब रुपए दिलवाएं। और इसमें वो मंसूबे भी बताए गए थे। मेयर कराची की जानिब से निशानदेही की गई थी कि जहां पर ये पैसे, ये रकम खर्च की जाएगी। तो अब इसके जवाब में पेशरफ ये हुए कि अब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एक खत लिखा गया है जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट दें। और इस खत के साथ जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो फहरिस्त मुंसलिक की थी जिसमें वो तरक्याती मंसूबे शामिल थे जिनके लिए रकम की जरूरत है, वो फहरिस्त भी वजीर आजम हाउस को भेजी गई। बहुत शुक्रिया कामरान रजी। अब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उससे पहले वो कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक से 100 अरब रुपए की ग्रांट का मुतालबा करते हुए ख़त भी लिख चुके हैं। इसके अलावा ये सब होने से पहले मेयर कराची ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अब 12 मई वाला कराची नहीं रहा है। शहर तासुब, धौंस और लाशों की सियासत को मुस्तरद कर चुका है। कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं जबकि मुखालिफिन से बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब शहर को काम, खिदमत और पॉलिसियों की सियासत चाहिए, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ड्रामों की। मुर्तज़ा वहाब बोले कि गवर्नर साहब वो पीछे हटने वाले नहीं। 20 दिन गुजर चुके हैं, टोपी ड्रामा नहीं चलेगा, आपको अपना वादा पूरा करना होगा। फारूक सत्तार साहब हमेशा शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, आप जनाब से बात करते हैं। आज तो तुम पे थे वो, तुम अपने काम से काम रखो, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला इस्तेमाल किया, अपने काम से काम रखो। तो पहले तो मैंने मुनासिब समझा कि गवर्नर साहब के तर्जुमान का जवाब मैं भी अपने किसी तर्जुमान से कराता हूँ। मैंने कहा सनम यार तुम जवाब दे देना। लेवल तो इन लोगों का यही है। 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, मुझे आज कह रहे थे यूनिवर्सिटी बना रहे, इस पे एतराज़ है। मैं पूछता हूं, मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? आईटी कोर्सेज जो हो रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर? कोई है यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने मैं कोर्स कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनका मसला हल हो जाता है। वी आर द स्टेट, वी आर द गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नर। फारूक सत्तार साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपको पॉलिसी बनानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना आपका काम। मैंने प्रपोज किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, SECP हो, स्टेट बैंक हो, ये मीडिया हाउस में चुंदरीगढ़ रोड पे अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं। रेलवे अपनी ज़मीन पर काबिज है, वहाँ पे जहाँ शादियाँ होती हैं, जहाँ पर शादियाँ होती हैं। तो मैंने कहा कि यार उस जगह को पार्किंग प्लाजा हम बना लेंगे। ये सब बना बनू के मैंने उनको भेज दिया। क्या कहा था उन्होंने कि हाँ मैं जल्द वफाक को ख़त लिख दूंगा। मुझे पता है कारीगर आदमी है वो, पैसे तो आए नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग, इट्स बीन 20 days, यू बेटर फुलफिल योर कमिटमेंट। छिचोर पाई से काम नहीं चलेगा, टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। कौमी असम्बली में इंटरनेट की ख़राब सूरत हाल पर अरकान असम्बली ने सवालात किए। स्पीकर अयाज सादिक ने भी कहा कि मुल्क में वाकई इंटरनेट का हाल बहुत बुरा है। चीज़ें ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रही हैं, मसले का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने बताया कि पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल 25% बढ़ा है। इंटरनेट की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड मौजूदा स्पेक्ट्रम से कई गुना ज़्यादा देने जा रहा है। अब उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम की रेंज बढ़ने से मसाइल हल हो जाएंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी से पीटीआई के किसी भी ताल्लुक को रद्द कर दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस में बेशुमार करारदादें और कानून साजी होती हैं। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पीटीआई से कोई राबता नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो भी इतना ही बाखबर है जितना आप लोग बाखबर है। तहरीक इंसाफ के आइंदा के लाएमल पर कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करना है। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाकर मुश्तरका लाएमल तय करेंगे। अमेरिकन कांग्रेस में जो बिल पेश हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर ऑफिशियली क्या स्टैंड है? क्योंकि सोशल मीडिया पे उसको ऑन किया जा रहा है, जो आपके ओवरसीज जो नुमाइंदे हैं वो भी ऑन कर रहे हैं। पीटीआई देखिए, मैंने तो अभी तक उसका पढ़ा नहीं है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना। अमेरिकन काकस की बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी ने ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई न कोई तरीका निकलना चाहिए। बैरिस्टर साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं महीने बाद या अनकरीब जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर भी आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाएमल जो तय करेगी अलायंस के साथ तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद हमने कहा था, मौलाना साहब ने भी हमें ये कहा था कि मैं अपने जो मजलिस आमला है उसके साथ में बातचीत करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा 15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाल्लाह ताला जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं उनके साथ राबिता करेंगे, अलायंस बनाएंगे। जो कुछ आइंदा का लाएमल होगा वो अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला तय करेंगे। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में अली अमीन के बयान पर गर्मा गर्म बहस हुई। इजलास में असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरगई से मुतालिक अली अमीन के बयान पर इजहार तशवीश और इजहार नाराज़गी किया गया। अरकान ने पार्लिमानी पार्टी का कहना था कि अहम ओहदे पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान पार्टी को नुकसान का सबब बन सकता है। इजलास में आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आतिफ खान का कहना था कि उनका अली अमीन से इख्तिलाफ हो सकता है। असद कैसे या शहराम तरकई से मुतालिक अल्फाज क्यों अदा किए गए? इजलास में बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश की। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक साजिशी का कभी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बानी पीटीआई ने कहा था कि आतिफ खान, असद कैसर और दीगर अफराद की हमें विफाक में ज़रूरत है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने टिकट के मामले पर किसी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इजलास में जरताज गुल ने कहा कि पार्टी के किसी रुकन को मुअज़्ज़िज़ मेंबर के खिलाफ ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जो बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट बने। पीटीआई के रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि बानी पीटीआई का पैगाम था कि सब एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। हम 3 अरकान से मुतालिक बानी पीटीआई की राय थी कि उनकी मरकज़ में ज़रूरत है। आतिफ खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने इजलास में बताया कि बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। ये अली अमीन गंडापुर की अपनी सोच है। उनका कहना था कि अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी, शिकवे होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से उसका पूरी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पर इलेक्शन लड़ें, और फिर हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की ज़रूरत है, ये सीनियर लोग हैं क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं, और मुझे आपकी ज़रूरत है नेशनल असम्बली में, तो आप इनको कहें कि ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। हमने कहा ठीक है। तो हमने फिर गौहर साहब से पूछा कि जी ये साजिश वाली बात किधर से आ गई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई साजिश वाली बात नहीं की, ना मैंने कहीं अली अमीन साहब को ये कहा है, ना खान साहब ने मुझे कहा है, और ना मैंने अली अमीन को कहा है। ये उनकी अपनी जहन की कोई सोच है। अब तो अगर कोई इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर बात है उससे फिर आपस की यही हमारी चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे, तो फिर तो बड़ा काम रह जाएगा ना। तो मैंने तो परसों भी यही मीडिया पे स्टेटमेंट दी थी कि मैं कुछ और जवाब नहीं देना चाहता। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो इसका जवाब दे देंगे, और हमें इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई पे, अपने बाकी लीडरान की रिहाई पे, और अपनी मूवमेंट पे, बजाय इसके कि हम पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दें। अभी आपको ये खबर देंगे, लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स अफसरान के खातून पर तशद्दुद के केस में कस्टम्स हुकाम ने 3 खवातीन पर मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवा दिया है। बात करेंगे इस बारे में ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, क्या मामला है ये और इससे मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई है, बताइएगा। ये देखिए, आज सुबह सवेरे जो एक रासुल खैर से फ्लाइट आई थी जिसमें 3 खवातीन आई, तो जब सामान स्कैन किया गया तो कस्टम मुकाम ने उन्हें कहा कि इसमें कुछ कैमरे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें चेक करनी है। चेक करने के बाद उस पर टेस्ट की बारी आई तो उस पर
पे तनाज़ा वहाँ खड़ा हो गया, जो उस खवातीन ने कहा इस पे टैक्स नहीं लगता, जबकि कस्टम हुकाम ने कहा इस पे टैक्स लगता है। इसी दौरान तनाज़ा बढ़ा तो और भी स्टाफ वहाँ पर आ गया और खवातीन स्टाफ भी कस्टम का आ गया, और जब कस्टम का स्टाफ आया तो उसमें उन्होंने कहा कि हाथापाई शुरू कर दी, और कस्टम के जो आप देख सकते हैं फुटेज में भी, जो कस्टम की जो खातून लेडी है वो खातून को किस तरह बेदर्दी खातून मुसाफिर को किस तरह खौफनाक तरीके से बालों से घसीट कर तशद्दुद करते हुए बाहर ले जा रही है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो यानी शाहिदीन थे, उन्होंने कहा कि कस्टम के हुकाम थे, उन्होंने दूसरी खवातीन को भी धक्के दिए। इस बारे में हमने उनसे बात करने की कोशिश की कस्टम हुकाम से, तो उन्होंने कहा हमने FIR दर्ज करा दी है। जो FIR दर्ज है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 24 कैमरे सिक्योरिटी के थे और 40 मन कपड़ा था जो इंडियन था, उस पर हमने टैक्स देने की बात की और ये कहा कि इंडियन जो चीज़ें हैं वो लाना बैन है। हमने उनसे से बात की तो ये हमारे गले पड़ गए, उन्होंने सामान उठा के तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिस पर हमने इन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। और सुबह इन खवातीन का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। उनको एक तो उन पर तशद्दुद किया गया खातून पर, ऊपर से उन्होंने गिरफ्तार करवा के मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस बारे में हमने SP से बात की तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें कस्टम हुकाम ने इस्तगासा दिया था और खवातीन ने पुलिस के हवाले की थी, इसलिए हम पर्चा देने पर मजबूर थे और हमने मुकदमा दर्ज किया, और बाकी जो है मामला वो अदालत में जाएगा। जी तो रईस अंसारी साहब, जिन 3 खवातीन ने जिनका ताल्लुक कस्टम से था, इन खवातीन पर बेईमाना तशद्दुद किया, इनको घसीटा, वो अब जेल में है? नहीं, ये जेल में नहीं है। जो जिस खातून पर तशद्दुद किया गया वो तीनों गिरफ्तार करा दी, वो पुलिस के पास है। अब क्योंकि उन्होंने हमारी SP से बात हुई थी, उन्होंने कहा जो खातून मुसाफिर है, क्योंकि हमें इस्तगासा दिया गया उसकी कस्टम की जानिब से, अब मुकदमा दर्ज हुआ, ये जो उनकी जमानत होगी वो जिन कस्टम हुकाम के जिन खवातीन ने इन पर तशद्दुद किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब ये फुटेज मंजर-ए-आम पे आई है और उसके बाद देखते हैं कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या चीफ कलेक्टर जो पंजाब के हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल की आलमी पैमाने पर कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचाने के लिए काम जारी है। मैं समझता हूँ कि अब जो हालिया दिनों में जो तेल की आलमी मंडी में जो कीमतें पिछले 72 घंटों में ड्रास्टिकली कम हुई हैं, उसका हमें देर पा फ़ायदा हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए तजावीज़ के ऊपर सोच विचार हो रही है और इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी हम जल्द एक ऑप्शंस बना के लाएंगे। एक ऑप्शन वही है जो हमने आज से चंद हफ्ते पहले जो तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया आवाम को, और बिल्कुल आवाम के साथ पूरी उनको आगाही की कि हम इसको रिटेन कर रहे हैं और PDL में ले जाएंगे, जिसका फ़ायदा हम बिजली में आपको देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। इसी तरीके से ये जो एक सब्सटेंशियल डिक्रीज़ होने जा रहा है उसके लिए पूरी संजीदगी के साथ हम काम करेंगे ताकि इसका भी फ़ायदा बिलाखिर हमारी मईशत को, हमारे अवाम को पहुँचे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम ये सुने कि कई माह गुजर गए और कोई टैंकर और डंपर तले नहीं कुचला गया, ये शहर कराची सभी का शहर है। ये शहर जो कि मईशत का शहर, जो कि पूरे पाकिस्तान को अपने टैक्सेस से और मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान का पेट पालता है, आज इस शहर में रहने वाले लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। 65% लोग इस शहर कराची के मोटरसाइकिलों पर चलते हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा है, महंगाई इतनी है कि वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 65% लोग अगर मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो आपको उन 65% लोगों के लिए कानून साजी करनी चाहिए। ऐसे कवानीन बनाने चाहिए और कवानीन पर अमल दरामद कराना चाहिए कि ऐसे वाक़यात ना हो जिसमें कभी
ज़ैनब और कभी मरियम अपने बच्चों को यतीम छोड़कर इस दुनिया से चली जाए। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टैंकर और ये जो डंपर के जो टायर हैं, ये जो पहिए हैं, ये सिर्फ कराची में एक ख़ास कम्युनिटी को या ढूंढ ढूंढ के महाजिरों को शहीद या कत्ल नहीं कर रहे। इस डंपर के टायरों तले किसी भी कौमियत का शख्स, चाहे वो पंजाबी हो, पख्तून हो, सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी शख्स इसके टायरों तले कुचला जा सकता है और जा रहा है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कोई महाजिरों का कत्लेआम नहीं है। ये शहर में रहने वाले हर शहरी का मुकदमा है जो मैं बहैसियत गवर्नर सिंध कराची के शहरियों के लिए लड़ रहा हूं। लाशों पर सियासत किसी ने नहीं करनी, इश्यूज पर बात करें। ये एक इशू है। कराची में डंपर तले लोगों को कुचलने का एक इशू है जिसे हम सबको बैठ के हल करना है। ये किसी की जात या किसी की कौमियत का इशू नहीं है जिस पर हम सियासत शुरू कर दें। अगर हमें पजीराई मिले तो अपने ऑफिसेज खोलना शुरू कर दें। ये लाशों पर सियासत नहीं होगी और ना हम करने देंगे। इस इशू को हमने हल करना है। मैं आज मरियम बीबी के घर इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने आया हूं। परसों भी मैं यूसुफ गोट गया। एक शख्स नजर, उसका हाथ एक कट गया, उसकी बीवी मौके पे फौत हो गई। जब मैं उसके घर में गया तो वो अपने भाई के घर रह रहा है, नौकरी छूट गई। और जैसे ही घर में घुसे तो जो पलंग मां के लिए बिछा हुआ था, उस पलंग के नीचे बच्चियों के 2 गद्दे बिछे हुए थे। मां के पलंग के नीचे बच्चियां सोती हैं और बाकी जो जगह बचती है उस पे भाई ने अपने घर उस माजूर भाई को रखा हुआ है। आप सब खड़े हैं, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलत किया? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि किसी की मौत का फकत प्लॉट कोई मुआवजा है। ये मुआवजा नहीं है। ये उस माजूर जो कि अपने भाई के घर रह रहा है, माजूर होने की बिना पर जिस गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था वहां से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके जख्मों पे मरहम रखने गया था। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो मेरे नादान भाई, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की, मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। क्या सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट जब कोई पुलिस वाला या कोई फायर ब्रिगेड का शख्स अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए अगर शहीद हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसको मुआवजा नहीं दिया जाता? तो क्या आप उस जान का मुआवजा दे रहे होते? नहीं, आप उसके अहले खाना और लवाहिकीन के जख्मों पे मरहम रख रहे होते हैं। और ये काम तो मैंने जाती हैसियत में शुरू किया है। मेरे साथ कैप्टन साहब आए हुए हैं। आज 2 बच्चियां हैं, दोनों को 80-80 गज का प्लॉट देने के लिए हम लेकर आए हैं। हम कुछ कैश रकम और 3-4 महीने का राशन लेकर आए हैं ताकि हम इन बच्चियों के सर पर हाथ रख सकें। हम इन अहले खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें।
इसीलिए मैंने 12 अप्रैल को कराची भर से डंपर टैंकर तले एक्सीडेंट में शहीद हो जाने वाले अहले खाना को गवर्नर हाउस में बुलाया है 2 बजे कि आए बताएं कि हम आपके साथ कैसे, जो लवाहिकीन है, जिसके माँ बाप चले गए, किसी का बेटा चला गया, उसके साथ हम कैसे उसके गम में शरीक हो सकते हैं। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि किसी की जान का मुआवजा फकत प्लॉट है। हम कैसे किसी के जख्मों पे नमक छिड़क सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं, यहाँ के लवाहिकीन बता दें कि क्या कोई आया इनके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।